धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। दोस्तों, कहानी के 27 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 28वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 28वें पार्ट को फटाफट से शुरू करते हैं। फिर नीचे से आकाश के बेड को मूव कर ऊंचा उठाया ताकि बिना उठे आराम से उसे पढ़ सके। ब्लॉगर के नाम की जगह लिखा था जीजी विशा। डैड, इसका मतलब क्या है? जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। आकाश ने ब्लॉग पढ़ना शुरू किया जो कि शुद्ध हिंदी में था। ब्लॉग का टाइटल था निर्झर। टाइटल आकाश के सर के ऊपर से चला गया। डैड, व्हाट दैट मीन्स? गंवार कहीं के, अनपढ़, सारा लंदन पानी में बहा दिया। इतना ही नहीं पता? निर्झर माने झरना, यू नो, वाटरफॉल। डैड, ये शुद्ध हिंदी में है। क्या डैड? नाक कटा दी नालायक, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है ये गधा और इसे हिंदी नहीं आती। आकाश हंस पड़ा। वो समझ गया था ये व्यंग किसके लिए था। उसने मुस्कुराकर ब्लॉग पढ़ना शुरू किया। निर्झर का अर्थ होता है झरना। आप सब ने जीवन में कभी ना कभी झरना जरूर देखा होगा। स्त्रियों का जीवन भी झरने के पानी जैसा ही होता है, जिसकी धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। स्रोत से निकलने वाले पानी को पता होता है कि उसे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। आगे जाकर चट्टानों पर थाप खाते हुए नीचे गिरना है, अंत में नदी में मिल जाना है। और यही इस झरने के जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्त्री के जीवन की दिशा भी गर्भ से जन्म लेते ही निश्चित हो जाती है कि वो कितनी भी अटकेलियां कर ले, झरने की धारा जैसे कितनी भी अल्लड़पन भरे हुए हो, लेकिन एक दिन उसे नदी में मिल जाना है, अपने पति के घर चले जाना है। उसके बाद झरने के पानी की तरह उसके अस्तित्व को उसके पति के नाम से ही जाना जाता है। उसका खुद का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस समाज में, जिस तबके में पली बड़ी, वहाँ के लोगों का यही मानना होता है। औरत के पैदा होने के बाद से उसे एक ही दिशा में ढाला जाता है। चूल्हा चौका, साफ सफाई, बर्तन कपड़े, ये सब उसे आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ये सब भी सिखा दिया जाता है कि तुम्हारी दिशा निश्चित है, तुम्हें भविष्य में यही करना है। मुझे भी यही सिखाया गया। मैंने भी बचपन में ये जान लिया था कि एक दिन ब्याह कर मुझे भी किसी के घर चले जाना है। इसलिए मैंने भी सब सीखा। क्या? अरे वही झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, कढ़ाई सिलाई, सब कुछ। और एक दिन झरने के जल से मदमदाती हुई नदी में मिल गई। मेरा भी ब्याह हो गया। सोचा था ससुराल जाते ही सबको अपने गुणों से प्रभावित कर लूंगी। कौन से गुण? अरे वही चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, कढ़ाई सिलाई। लेकिन मेरे ससुराल में आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मैंने सीखा ये गुण नहीं है, ये जीवनचर्या है। ससुराल आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुण जिनकी ये समाज इज्जत करता है वह तो मुझ में है ही नहीं। लज्जा और संकोच से धरती में गड़ जाती थी मैं जब कोई मुझे पढ़ाई लिखाई पूछ लेता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मेरे समाज ने कभी कहा ही नहीं कि लड़की में ये गुण भी होने चाहिए। हर इंसान अपने जीवन की प्रेरणा अपने माता पिता और शिक्षकों से लेता है। मेरे जीवन में सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे ससुर जी, जिन्होंने मुझे समझाया स्त्री का जीवन झरने का पानी नहीं है, जिसकी केवल एक दिशा नहीं है। स्त्री तो बरसात का जल है। परिवार रूपी नदी में जब भी सुख, करुणा, आशा, स्नेह और ये सब सूखने लगता है, तो स्त्री का वात्सल्य बरस कर उस नदी को फिर से भर देता है। झरने का जल नदी में ना गिरे, इससे नदी खाली नहीं हो जाती। लेकिन अगर एक साल बरसात ना हो तो वही नदियां सूखने लग जाती हैं। झरने का पानी बनकर खुद का अस्तित्व ढूंढती रही मैं। मुझे सिखाया उन्होंने कि झरने का जल नहीं, समुद्र हूं मैं। त्याग, पीड़ा, दुख, अपनापन, कष्ट, सब कुछ अंदर समेट कर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती मैं। अपनी पहचान नहीं खोती। मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं हूँ, पत्नी ही नहीं हूँ, किसी की बहू नहीं हूँ। मैं जीजी वीसा हूँ, हर स्त्री के भीतर पल रही उसके अस्तित्व की ज्वलंत जीजी वीसा। मैं झरने का जल नहीं, समुद्र हूँ। मेरी एक दिशा नहीं, मैं विस्तृत हूँ, चारों दिशाओं में फैली हूँ। मेरा अस्तित्व कितना भी विशाल क्यों ना हो, यह वात्सल्य नहीं खोएगा। जैसे जल की विशेषता नमी है, वैसे ही स्त्री की विशेषता वात्सल्य है। वह सब कुछ हासिल करके भी कठोर नहीं हो सकती। मैं इस ब्लॉग को पढ़ रही हर लड़की से कहूंगी, जब समाज तुमसे कहे झरने का जल बनने को, तो उससे कहना कि तुम पहले अपने अंदर का समुद्र खोजोगी। आपकी जीजी विसा। ब्लॉग छोटा सही था, लेकिन उसे पसंद करने वालों की संख्या लाखों में थी। उस पर इतने कमेंट्स थे जो उस लेखिका के शब्दों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
कुछ का कहना था ये स्त्री जीवन की वास्तविकता है, कुछ का कहना था वो अपनी बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर ज़रूर बनाएँगे। कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी। आकाश को जितना वक़्त वो छोटा-सा ब्लॉग पढ़ने में नहीं लगा था, जितनी ज़्यादा मेहनत और वक़्त उसे कमेंट रीड करने में लग रहे थे। डैड, ये जीजीविषा है कौन? अनूप ने बगल में रखे अपने सनग्लासेस उठाए और आँखों पर चढ़ाते हुए बोले, वो दरअसल ये मेरी बहू है और जो ब्लॉग में अपनी इंस्पिरेशन वाले ससुर जी की बात कर रही है ना, वो मैं हूँ। अब क्या करूँ, लड़कों ने कभी ज़िंदगी में किसी बात का क्रेडिट दिया नहीं। दिन में 10 बार पढ़ता हूँ मैं इसे। पता है आपको? ये भूमिका ने लिखा है। भूमिका ने? हाँ। ऐसे चौंक क्यों रहे हो? भूमिका को ब्लॉग राइटिंग किसने सिखाई? दरअसल भूमिका ने ये सब कागज़ पर लिखा था। जब उसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने पढ़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके लिखे हुए को इस ब्लॉग पोस्ट पर अपलोड कर दिया। हालाँकि अब वो खुद फ़ोन पर टाइप करती है और खुद अपलोड करती है। मैं बता नहीं सकता मेरी बहू पर मुझे कितना गर्व है। वो मेरा मान है। वो सब तो ठीक है, पर जितना मुझे मालूम है, आपकी हिंदी भी मुझसे ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। तो ये जिजीविषा और निर्झर ये सब कहाँ से सीखा? आकाश ने भौं उचकाई। अनूप ने गला साफ करते हुए कहा, अपनी बहू से सीखा और कहाँ से? उसने मुझे सिखाया कि जब कुछ ना आता हो तो किसी से पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और देखो, आज मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी हो गई है। आकाश मुस्कुरा रहा था। अपने पिता की बातों में छिपा गूढ़ अर्थ उसे समझ में आने लगा था। और बहुत सारी बातें बतानी हैं, लेकिन अगर मैंने बता दी तो मेरी बिटिया का सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। इसलिए तुम तैयार रहना, पिछले 6 महीनों में तुमने जो कुछ भी मिस किया है, वो सब सुनने और महसूस करने के लिए। खुशी के मारे आकाश के रोंगटे खड़े होने लगे थे। दोनों की बातचीत अभी अधूरी ही थी कि दरवाज़ा खटका। अनूप समझ गए भूमिका को शिफ्ट किया जा रहा है। कमरे का दरवाज़ा खुला। आगे स्ट्रेचर और पीछे छोटा-सा क्रेडल था। अनूप बच्चों की तरह दौड़कर क्रेडल के पास पहुंच गए। क्रेडल के ऊपर बहुत पतले से मुलायम नेट से ढका हुआ था। नर्स ने इशारे से उन्हें बच्चे से दूर रहने के लिए कहा और इस बात पर मिस्टर सोलंकी का मुंह फूल गया। भूमिका आंखें मूंदे हुए थी, इसलिए आकाश को देख नहीं पाई। सोनल जैसे ही कमरे में आई, सामने आकाश बेड पर लेटा हुआ था। बेड हल्का सा ऊपर उठा हुआ था जिससे उसे बैठने में सपोर्ट मिल सके। वो मुस्कुरा रहा था। सोनल ने देखा और देखते ही खुशी के मारे वो चीख पड़ी और फिर रोने लगी। आकाश उठ नहीं पा रहा था। वहीं बैठे बैठे उसने हाथ फैला दिए। सोनल ने दौड़कर आकाश को गले से लगा लिया। उनकी आवाज़ सुनकर रूम में मौजूद सारे नर्स, वार्ड बॉय और भूमिका सब चौंक गए। भूमिका ने नज़र पीछे घुमाई। सोनल को गले से लगाए आकाश ने उसे देखकर हल्की सी आंख मारी। भूमिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तेजी से उठने की कोशिश करने लगी तो नर्स ने हाथ पकड़कर वापस उसे लिटा दिया। डोंट मूव। नर्स ने आंख दिखाई। ओह, आई एम रियली सॉरी, भूमिका ने नरमियत से कहा, लेकिन फिर लेट गई और पलटकर आकाश को देखने लगी। अगर सोनल और अनूप वहां ना होते तो उसे लगता कि वो सपना देख रही है, लेकिन सब वहीं थे। कैसी हो? आकाश ने धीमी आवाज में पूछा। ऑल इज वेल, भूमिका ने अंगूठा दिखाया। आकाश को हंसी आ गई। ओ माय गॉड, ये इतनी सारी अंग्रेजी एक साथ कब सीख ली? इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आकाश ने बेहोश होने का नाटक करते हुए सर पकड़ लिया। मॉम, ये आपने सिखाई? अब तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा। काहे? काहे बेहोश हो जाइएगा? उठ नहीं पाए अभी सही से और फिर से बेहोश होना है? 2 घूंसे मारेंगे पीठ पर। ऐसा होश आएगा कि जिंदगी भर याद रखिएगा। आप तो रुकिए, आपसे तो अच्छे से निपटना है। इंग्लिश कहाँ से आई? इतनी ही आती है बस। सारी बोल दिए। भूमिका ने होठ तिरछे कर दिए। अच्छा, बेबी को दिखाओगी नहीं? अब जब तक हम लेटे हैं तब तक इंतजार करिए, जब उठेंगे ना तब दिखाएंगे, वरना खुद उठकर देख लीजिए। आकाश एकदम से जोश में आ गया। सोनल और अनूप दोनों की बातें सुनकर हंस पड़े। आकाश ने हाथ से ड्रिप निकाली और बंद कर दी। अनूप और सोनल अरे अरे करते रह गए। वो उठकर बैठा तो रीढ़ की हड्डी में जोर का दर्द हुआ। थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद उसने अनूप के कंधे का सहारा लेकर एक पैर बेड से नीचे उतारा। पैरों में भी अजीब सी जकड़न सी महसूस हो रही थी। लग रहा था ढेर सारी चिट्टियां काट रही हों और पैर थोड़े सूजे हुए भी थे।
आकाश ने कोशिश की और दूसरा पैर उतारा, पर बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसल कर जमीन पर गिर गया। भूमिका को रोना आ गया। उसने लेटे-लेटे दूसरी तरफ मुँह करके अपने आँसू पोंछ लिए। अनूप और सोनल ने उसे उठाकर वापस बेड पर बिठा दिया। वो अभी शायद चलने के लिए फिट नहीं था। भूमिका ने नर्स से क्रेडल को आकाश के पास ले जाने के लिए कहा। नर्स उस छोटे से पालने को आकाश के पास ले आई। आकाश ने धीरे से उस नेट को पालने पर से हटाया। अरे अरे! आकाश अपनी बेटी को छूता उससे पहले ही सोनल ने टोक दिया। हाथ सैनिटाइज कर लो पहले, वरना नर्स अभी फिर से चिल्लाएगी। और उन्होंने टेबल ड्रॉअर में पड़ा सैनिटाइजर खोलकर आकाश के हाथों पर 2 बूंद टपका दिए। आकाश ने जल्दी से हाथ साफ कर लिए। पालने में एक छोटे से मुलायम सफ़ेद मखमली ब्लैंकेट में लिपटी उसकी छोटी सी गुड़िया अपने दोनों हाथों में छोटे छोटे विंटेज पहने हुए, सर पर छोटी सी वाइट कैप लगाए हुए सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा आकाश की पूरी हथेली से भी छोटा था। उन सफ़ेद रोएदार कपड़ों में वो छोटा सा खरगोश का बच्चा लग रही थी। चेहरा भरा हुआ, गोल गोल गुलाबी गाल और पतले से चिपके हुए होठ, छोटी छोटी आंखें जो फिलहाल बंद थी। कितनी सुंदर है वो, बिल्कुल भूमिका जैसी। आकाश के आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। अनूप भी उसे उसी पालने के पास खड़े अपनी पोती को जी भर कर देखे जा रहे थे। आकाश ने धीरे से उसकी व्हाइट ब्लैंकेट को और थोड़ा सा नीचे सरकाया। वो कसमसा गई। आकाश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मिंट्स पहने उसके छोटे से हाथ को अपनी एक उंगली पर रखा। उसकी पूरी हथेली आकाश की एक उंगली पर ही आ गई और आकाश ने हैरानी से सोनल की तरफ देखा। देखो मॉम, इसके हाथ तो देखो जरा, कितने छोटे छोटे से है ना, है ना? देखो तो, मेरी एक उंगली पर ही आ गए। और फिर उसका गला भर आया। सोनल प्यार से उसका सर सहलाने लगी। मॉम, मॉम इसे देखिए ना, ये कितनी क्यूट है। आकाश ने एक बार उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस पालने में रख दिया। क्या हुआ? उठा तो लो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। मैं खुद गिर जाऊं वो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ से अगर वो छूट गई तो आकाश आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। सोनल ने पालने से उसे धीरे से उठाया और आकाश की गोद में रख दिया। पकड़ो, नहीं छूटेगी। देखो तो उसे। वो कुनकुना रही थी। आकाश की गोद में आते ही आकाश ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और प्यार से चूमने लगा। फिर पलटकर भूमिका की तरफ देखा। भूमिका लेटी हुई बाप बेटी को दुलारते हुए देख रही थी। आकाश के पलटकर देखने पर वो भी मुस्कुरा दी। अनूप दरवाजे तक गए और सोनल से बोले, चलो तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ। रात होने वाली है, अभी स्टाफ चेकिंग के लिए आता ही होगा। मैं क्यों जाऊँ? जाना है तो आप जाइए, मैं तो यहीं रुकूंगी। भूमिका को मेरी जरूरत नहीं है क्या? आप रुक कर क्या करेंगे? अरे आकाश को भी तो मेरी जरूरत है। क्यों, है ना? अनूप ने आकाश को आंख मारकर इशारा किया। दोनों में से कोई भी नन्ही गुड़िया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आकाश के भी सारे काम मैं कर सकती हूँ, बेटा है मेरा, आप जाइए। अरे ऐसे कैसे? 10 बार हॉस्पिटल स्टाफ से मिलना होता है, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स। मैं कर लूँगी, सोनल ने स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। चलिए, जाइए अभी। नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। अनूप वहीं सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। मैं भी नहीं जाऊँगी, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। सोनल और कड़क होकर बोली। भूमिका और आकाश दोनों को उनकी बच्ची जैसी लड़ाई देखकर बहुत तेज हंसी आ रही थी। मॉम डैड, रात भर की ही तो बात है और वैसे भी बेबी तो सोती ही रहेगी ना, इसलिए लड़ना बंद कीजिए और कोई भी रात भर के लिए चले जाइए। डैड को बोलो चुपचाप चले जाए। तुम अपनी मॉम को बोलो जिद ना करे, मुझे पता है किसके लिए क्या सही है। मैंने कहा ना, नहीं जा रही। सोनल इस बार तेज गुस्से में चीखी। आकाश ने अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। ओफो, स्टॉप इट प्लीज। बेबी जग जाएगी आप दोनों की लड़ाई सुनकर। अनूप इतना सुनकर सोनल के कान के पास आए और कान में मुंह सटाकर फुसफुसाते हुए बोले, मैं नहीं जा रहा। मैं भी नहीं। सोनल ने भी उसी टोन में जवाब दिया। आकाश ने सर पर हाथ मारा और बोला, मॉम डैड, आप दोनों यहीं रुक जाइए, मैं और भूमिका होटल चले जाते हैं। भूमिका लेटे लेटे हंस पड़ी। अच्छा रुको, मैं गुड़िया की एक फ़ोटो तो ले लूँ, इसके चाचा चाची को भेजूंगा,
वो भी अपनी भतीजी को देख ले। अनूप ने फट से अपना फ़ोन निकाल कर उसकी एक प्यारी सी पिक क्लिक कर ली और तुरंत अपने वॉलपेपर पर सेट कर ली। सोनल ने नज़र उठाकर देखा। आकाश और भूमिका एक दूसरे को देख रही थी। वो समझ गई थी उन्हें भी अपना कुछ वक्त चाहिए था। भूमिका की 6 माह की तपस्या सफल हुई थी। कुछ वक्त तो दोनों को अकेले में जरूर मिलना चाहिए ताकि भूमिका उससे इन 6 महीनों का दुख दर्द बांट पाए। सोनल ने इशारे से अनूप से कहा, चलिए बाहर चलिए, बाहर चलकर लड़िए, वरना आप बेबी को जगा देंगे। और अनूप की बाह पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ खींच ले गई। दोनों लड़ते हुए बाहर निकल गए। आकाश ने धीरे से गुड़िया को वापस पालने में रखा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर बेड के सहारे धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हुआ दूसरी तरफ भूमिका के पास तक पहुंच गया और कुर्सी खींचकर बेड के सिरहाने के पास बैठ गया। भूमिका चेहरा उठाए उसे ही देखे जा रही थी। फिर अपना ड्रिप वाला हाथ उठाकर आकाश के चेहरे को सहलाया। थैंक्स। आकाश मुश्किल से इतना बोल पाया। उसने भूमिका का हाथ पकड़कर चूम लिया। फॉर व्हाट? भूमिका ने इंग्लिश में बोला तो वो हंस पड़ा। हंसते क्यों हैं? कुछ गलत बोले तो बताइए। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तब ना सीख पाएंगे। आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। फॉर दिस लिटिल सरप्राइज, उसने क्रेडल की तरफ इशारा कर कहा। एक दिन भी तुम्हारी प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं कर पाया मैं। एक दिन भी नहीं। जब से वो तुम्हारे पेट में आई तब से तुमने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है। वो भी मेरी वजह से। तुम्हारे पास हमारी बेटी को बताने के लिए कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं है भूमिका। आकाश ने बोलते बोलते उसके हाथों पर अपना सर रख दिया। यह आपसे किसने कहा? अपनी बेटी को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसे ज़रूर बताऊंगी कि इस दुनिया में सब कुछ कैसे संभव होता है। मैं उसे सिखाऊंगी वो सब कुछ जो मैंने सीखा। मुझे मुझे खुशी है जब तक वो बड़ी होगी, चीज़ों को समझने के लायक होगी, तब तक मैं खुद इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी होंगी कि उसके लिए प्रेरणा बन सकूं, ना कि शर्म। भूमिका के शब्दों को सुनकर आकाश खुद को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बीवी जो कल तक इतनी भोली और मासूम थी, वो आज कितनी समझदारी भरी बातें कर रही थी। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था भूमिका, हर वक्त। लेकिन मैं हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देता रहा। आकाश के आंसू उसके गालों से होते हुए भूमिका की हथेलियों को भिगो रहे थे। नहीं, ईश्वर जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। पहले हमें भी यही लगता था, हमारे साथ ही काहे हो रहा है ये सब। हमारे भी मन था कि खूब लड़े भगवान से। काहे हमारे साथ। शायद अम्मा सही कहती थी। व्रत तोड़े थे ना हम, भरा पूरा घर रखकर भी। तभी ना भगवान ऐसे भोगने पर मजबूर किए। भूमिका बोलते बोलते सिसक पड़ी। आकाश ने उसके सर को चूम लिया। लेकिन वक्त बीत जाने के बाद हमें समझ आया कि शायद हमें सब कुछ सिखाने का यही तरीका ढूंढा होगा भगवान ने। ऐसे तो हम खुद से कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, लेकिन भगवान ने परिस्थितियों को ऐसा रूप दे दिया कि एक कदम तो छोड़िए, देखिए हमें अकेले दौड़ना पड़ा कितनी दूर। अब हम खुश हैं, बहुत खुश। भूमिका ने आकाश की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। भूमिका, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे वादे तुमसे पहले कितनी ही बार किए हैं, पर इस बार मैं अपनी नन्ही गुड़िया की कसम खाता हूँ, कभी जिंदगी में तुम्हें खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करूँगा। वजह चाहे जो भी हो, दोनों लोग मिलकर बात करके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। तुम मुझे रास्ता दिखाना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, तो आपको पता है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? का थत। भूमिका ने हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा। अरे बताओ ना, कहा। फोन करके अमर से माफी मांगी और राधा से भी। पता है बेचारा अमर कितना रोया है, दिन दिन भर। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। ऐसा भी प्यार करता होगा क्या कोई भाई? राधा बेचारी पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाई है। हमारी गोद में सर रखकर रोई थी कि वो आपको अंट संट बोली, तभी आपके साथ ये सब हो गया। बहुत अच्छी है वो दिल की। अब आपको भी अपना गलती मान लेना चाहिए। अपना गलती मान लेने भर से कोई छोटा नहीं हो जाता। आपका मान और बढ़ जाएगा। आकाश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही होठों पर अपने होठ रखकर चूम लिए। मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, लेकिन उसके सामने जाकर, फ़ोन पर नहीं। मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा।
आकाश और भूमिका बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर हल्का सा नॉक हुआ। कम इन। आकाश ने वहीं से बोला। दरवाजा खुला। डॉक्टर पूनम सहाय जो अपने कैजुअल राउंड चेकअप पर थी। हेलो पेशेंट, हाउ आर यू? आई मस्ट से यू लुक मच बेटर एंड फिट। डॉक्टर पूनम ने आकाश जो कि भूमिका के पास बैठा हुआ था देखकर खुशी जताते हुए कहा, यस डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पूनम भूमिका से मुखातिब हुई और मुस्कुराते हुए बोली, सो हाउ आर यू डूइंग मॉमी? मच बेटर देन बिफोर। भूमिका मुस्कुराते हुए बोली। आकाश एक बार फिर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। वेरी गुड। सो हाउ इज़ माई बेबी? पूनम क्रेडल की तरफ बढ़ी और बेबी को गोद में उठा लिया। अले क्यूटी, हैव यू मेट योर डैडी? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। डैड इज वाई यू आर स्माइलिंग? ओ माई कैप केका, इट्स टाइम टू फीड। ला 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 ला, कम ऑन बेबी। पूनम उसे खिलाते हुए भूमिका के पास ले गई और आकाश से बोली, प्लीज़ टेक योर प्लेस सर। आकाश धीरे से कुर्सी से उठा और बेड का सहारा लेते हुए वापस बेड पर बैठ गया। पूनम ने बेबी को भूमिका के सीने से चिपका दिया। आकाश की नज़र घूम फिरकर पूनम के हैंडबैग पर टिक जा रही थी, जो कि सामने टेबल पर रखा हुआ था। एक दो बार तो पूनम ने भी उसे बैग को घूरते हुए देख लिया था। डू यू लाइक माई बैग? पूनम ने आखिरकार पूछ ही लिया। यस यस, एक्चुअली इट इज़ सो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। आकाश ने बैग को ध्यान से देखते हुए कहा। यस इट इज़। हैव ए लुक। एक्चुअली इट इज़ इम्पोर्टेड। You know, Treasure is an Indian brand gaining immense international customers. I almost spent $275 for this bag. पूनम ने उस बैग की सारी खासियत आकाश को बता डाली। आकाश इस बैग की बनावट और डिजाइनिंग से ही समझ गया कि ये उसी का ब्रांड है। वो मुस्कुराया। ट्रीजर इज माई ब्रांड। दिस बैग आर मेड अंडर आवर बैनर ऑफ AGI अनूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। Oh, Tremedious. I really loves it. Well, happy to see you all together. Enjoy. पूनम ने जाते जाते बेबी के माथे पर एक प्यारी सी किस की और भूमिका को गुड बाय बोला। डॉक्टर वेट। आकाश पीछे से बोला। पूनम रुक कर उसे देखने लगी। आप हिंदू हैं राइट? यस, वाई? आपके हस्बैंड, सॉरी टू आस्क समथिंग पर्सनल। नो प्रॉब्लम। ही इज़ हिंदू टू वाई? आप करवा चौथ का व्रत तो ज़रूर रखती होंगी। एक्चुअली मैं पिछले 15 साल से सिंगापुर में हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड भी। और हॉनेस्टली मैं कभी भी व्रत उपवास नहीं कर पाई ड्यूटी की वजह से। मुझे कभी भी अचानक हॉस्पिटल आना पड़ जाता है तो। पूनम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा फिर भी आपके हस्बैंड बिल्कुल फिट हैं? पूनम हैरानी और गुस्से के मिश्रित भावों से आकाश को घूरने लगी। मुझे माफ़ करिए, दरअसल मेरी बीवी को लगता है कि उसने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए मेरे साथ ये हादसा हुआ। इसलिए बस मैंने यूं ही आपसे, मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो। पूनम ने भूमिका की तरफ देखा तो भूमिका ने सर झुका लिया। पूनम सारी बात समझ गई। भूमिका, एक बात बोलूं, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इस तरह के अंधविश्वासों का कोई इलाज नहीं है। देखो, मैं यह नहीं कहती कि व्रत रखना ओल्ड फैशन है या बेकार है या कुछ भी। तुम्हारी श्रद्धा है, आस्था है, तो जरूर रखो, लेकिन उस व्रत को किसी धारणा से बिल्कुल गलत मत जोड़ो कि अगर तुमने 1 साल व्रत ना रखा या किसी मजबूरी में तोड़ दिया तो उस बीच कोई हादसा हो गया तो तुम उसका पूरा ब्लेम अपने सर पर ले लो। इस तरह जिस भी अंधविश्वास का तुम शिकार होगी, उसकी पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। पूनम इतना कहकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, अच्छा एक बात बताओ, जिस वक्त तुमने अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुनी उस वक्त सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया? यही कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आया होता कि तुमने व्रत नहीं रखा इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो पता है आज हालत क्या होती? भूमिका चुपचाप पूनम को देखती रही। तो तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा अपराध बोध हावी हो चुका होता और अपराध बोध तुम्हारे पति को बचाने के प्रयासों को इतना धीमा कर देता कि शायद आज वो तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता। और फिर तुम पूरी जिंदगी खुद को अपराधी मानकर बैठी रहती और यही सोचती रह जाती
कि अगर तुमने पूरी श्रद्धा से व्रत पूरा किया होता तो शायद तुम्हारा पति जिंदा होता। भूमिका कुछ नहीं बोली। पूनम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अब खुशी खुशी अपने घर जाना और अगले साल का व्रत पूरी श्रद्धा और आस्था से करना। ईश्वर से ये भी कहना कि वो तुम्हारे पति की उम्र लंबी करे, लेकिन किसी की जिंदगी और मौत का दोष खुद को मत देना, ये तुम्हें कमजोर करता जाएगा। भूमिका ने हाँ में सर हिलाया। पूनम ने गुड़िया का सर थपथपाया और आकाश को बैग के लिए थैंक्स बोला और बाहर चली गई। करीब 2 सप्ताह के लिए आकाश की हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया गया। उसे लगातार फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में रखा गया। रोज ढेरों एक्सरसाइज करवाई जाती थी। जब डॉक्टर्स को ये रियलाइज हो गया कि अब वो पूरी तरह से फिट है और अच्छी तरह से चल फिर सकता है, तब पूरी टीम ने एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ आकाश के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कर दिए। बहुत कम मरीज आते हैं जिन्हें फिट होने में इतना लंबा समय लगता है। ऐसे में डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का मरीज के साथ एक रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता आकाश से कम था और भूमिका से ज़्यादा था। आकाश तो आंखें मूंदे लेटा रहा था, जागती तो भूमिका थी रात भर। सबसे मिलना, बात करना, ना समझ आने पर पीछे पीछे दौड़ना। पूरे हॉस्पिटल में सब भूमिका को पहचान गए थे। वो इंडिया से आई लड़की जो कोमा पेशेंट के साथ है। आकाश सोलंकी अपने देश में भले ही जाना माना बड़ा नाम हो, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पेशेंट था। भूमिका ने अपनी पहचान बना ली थी। उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए वार्ड बॉय से लेकर नर्स और डॉक्टर तक अक्सर हंसी हंसी में कुछ ना कुछ नया वाक्य इंग्लिश में सिखा जाते थे। और भूमिका बड़ी गहराई से उन शब्दों को न केवल समझती थी बल्कि याद भी रखती थी। आकाश ने कभी किसी हॉस्पिटल स्टाफ से इतनी बड़ी पार्टी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक बड़ा सा केक मंगवाया गया था जिसे भूमिका, आकाश और गोद में चुपचाप सो रही उसकी गुड़िया ने एक साथ काटा था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भूमिका और आकाश को एक गिफ्ट भी दिया गया था जो पेपर पैक था। भूमिका ने हाथ जोड़कर स्टाफ की हर एक इंसान के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर आकाश के साथ अपनी गुड़िया को लेकर ऊपर पूनम के केबिन में पहुंची। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त आकाश ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? आपको पता है, जब हम आपको लेकर इस अस्पताल में आए थे तो सबसे पहले यही मैडम थी जिन्होंने हमारी मदद की थी। लिफ्ट खुली और भूमिका तेजी से पूनम के केबिन की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर पूनम भूमिका को देखते ही खुशी से दुगनी हो गई। सो व्हाट्सअप, प्लानिंग टू फ्लाई बैक? भूमिका ने गुड़िया आकाश के हाथों में थमाई और दौड़कर डॉक्टर पूनम के गले लग गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर मैडम, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। आप बहुत अच्छी हैं, वरना मेरे जैसे लोगों का सब मजाक बनाते हैं, सिखाता कोई नहीं। आप कभी भारत आइएगा तो हमारे घर ज़रूर आइएगा। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई परिवार का ही सदस्य है आसपास। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम ने भूमिका की पीठ थपथपाई और आकाश से बोली, आपको पता है मिस्टर, जो आपको यहाँ लेकर आई थी वो डरी सहमी सी आपकी बीवी भूमिका सोलंकी थी। और आज जो आपको यहाँ से लेकर वापस जा रही है वो एक मजबूत सिपाही है, फौलादी सीने वाली, जिसके अंदर सब कुछ कर लेने का जज्बा है। आप बहुत किस्मत वाले हैं मिस्टर सोलंकी। आकाश मुस्कुराया और फिर भूमिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार भूमिका के लिए ढेर सारा गर्व था। अच्छा, हम चलते हैं, फिर आएंगे आपसे मिलने। पूनम ने गुड़िया को गोद में लेकर उसका माथा चूमा और उसे दुलारते हुए बोली, आना तो पड़ेगा, बेबी को वैक्सीन भी तो लगवाने हैं। आएगी ना डोल? और दुलार कर उसकी बेटी वापस उसे सौंप दी। आकाश और भूमिका पूनम को गुड बाय बोलकर वापस आ गए और भूमिका ने जल्दी जल्दी कमरे से सामान समेटा। अनूप नीचे गाड़ी लेकर खड़े थे। कुछ वक्त पास के होटल में रुककर शाम की फ्लाइट से उन्हें इंडिया निकलना था। अमर और राधा अब तक इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि आकाश ठीक हो गया है और कल सुबह वापस भी आ रहा है। होटल पहुंचने के बाद भूमिका ने गाउन चेंज करके ब्लू कलर की जींस और ब्लैक टॉप पर ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था। बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और एकदम स्ट्रेट थे। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में जब उसे लंबे बाल धोने में दिक्कत महसूस होने लगी तो पास के ही एक सैलून में उसने बाल कटवा लिए थे और साड़ी तो उसने पिछले 6 महीने से पहननी ही छोड़ दी थी। पहला रीज़न कि सिंगापुर में साड़ी ऐसी कॉमन ड्रेस नहीं थी जो हर जगह मिल जाती। दूसरा, प्रेगनेंसी में गाउन में उसे ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ। शुरू शुरू में अनूप के सामने बहुत झिझकी थी वो गाउन और स्कर्ट में। कहाँ तो शादी के बाद एक हाथ का पल्ला करके उसके सामने आती थी।
लेकिन अनूप ने तो कभी उसे बहू की तरह माना ही नहीं, इसलिए उसके कपड़ों का ट्रांसफॉर्मेशन उसे बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, भूमिका बहुत कॉन्फिडेंटली जींस और ब्लेजर कैरी करती थी। होटल में गुड़िया का सामान पैक कर रही भूमिका से अनूप ने कान में पूछा, तुमने आकाश को गिफ्ट दे दिया? नहीं, अभी नहीं। अरे दे भी दो अब, वैसे भी मेरे पेट में बात ज़्यादा देर पच नहीं सकती। भूमिका ने अनूप की तरफ मुड़कर देखा तो वो बच्चों जैसे शकल बनाकर गुड़िया की तरफ बढ़ गए और उसे गोद में उठाकर बाहर सोनल के पास चले गए। आकाश अपने लैपटॉप वाले बैग का सामान चेक कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन ब्रेक हो चुकी थी, घड़ी भी टूटी हुई थी, लेकिन सब कुछ भूमिका ने संभाल कर रखा था। आकाश कुछ देर पुराने सामान को देखता रहा। भूमिका ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। क्या हुआ? भूमिका ने बिना कुछ बोले एक छोटा सा पैक किया हुआ बॉक्स आगे बढ़ाया। लाल रंग के कागज के टुकड़े में बंधा हुआ उस बॉक्स के ऊपर लाल रंग का रिबन बंधा हुआ था। आपके लिए। आकाश ने भूमिका की तरफ देखा और फिर बच्चों की तरह जल्दी जल्दी उस गिफ्ट को खोलने लगा। इसमें एक नई स्मार्ट वॉच थी। भूमिका को पता था कि आकाश को घड़ियों का बहुत शौक है और वो अपनी उस स्मार्ट वॉच से बहुत प्यार करता था जो एक्सीडेंट में टूट गई थी। इसलिए उसने आकाश के लिए बिल्कुल वैसी ही दूसरी घड़ी खरीदी थी। आकाश ने वॉच हाथ में उठाई और देखने लगा। ये तुमने ली मेरे लिए? हाँ। अच्छा, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आकाश ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा। ओरिजिनल ब्रांड था और ये ब्रांड का सबसे नया प्रोडक्ट था। कम से कम 70,000 की कीमत होगी उसकी। भूमिका मुस्कुरा उठी। घड़ी पहनिए, अगर पसंद आई हो तो। आम खाइए, गुठलियाँ काहे गिन रहे हैं? नहीं, तुम बहुत सरप्राइज दे रही हो। मुझे प्लीज़ बताओ। अब ये मत कहना तुमने सिंगापुर में कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया था। भूमिका जोर से हंसी, फिर अपनी बाहें आकाश की कमर में लपेट दी। नहीं, मुझे अनपढ़ को कौन नौकरी देता? बस यूं ही थोड़ा बहुत। आकाश ने घड़ी किनारे रखी और भूमिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। अनपढ़? और तुम? दोबारा कभी कहना भी मत। जितना तुम्हें आता है उतना सीखने में मुझे सालों लग जाएंगे। आकाश ने भूमिका के बाल कान के एक तरफ समेटे। भूमि। आकाश के मुंह से भूमि सुनते ही भूमिका ने कसकर अपना चेहरा उसके सीने में दसा दिया और रोने लगी। ये सुनने को तरस गए थे हम। लगा था कभी दोबारा सुन पाएंगे या नहीं, पता नहीं। आकाश ने उसका चेहरा उठाया और उसके माथे, गालों और होठों को चूम लिया। ऐसे कैसे डार्लिंग भूमि? तुम्हें भरोसा नहीं था अपनी मेहनत पर? चलो, अच्छा आप बताओ मैडम, ये घड़ी ब्लॉग राइटिंग से कमाए पैसों से खरीदी है? नहीं। भूमिका वैसे ही आकाश से चिपकी रही। तो फिर? यूट्यूब से। आकाश की दोबारा चौंकने की बारी थी। भूमिका ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की अपने चैनल की सारी कहानी सुना दी। कैसे राधा की मदद से उसने यूट्यूब चैनल बनाया और कैसे अनुराधा ने उसके चैनल को ग्रो करने में उसकी मदद की। अनुराधा का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे के भाव फिर से बदलने लगे। उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसने भूमिका को पीछे खिसकाया और अपना सामान लगाने लगा। भूमिका आकर पीछे से फिर लिपट गई। अनुराधा बहुत अच्छी है, आप उस पर गुस्सा मत करना प्लीज़। आज उसकी वजह से हम भी कुछ कमा पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हमारा बहुत साथ दिया है। हम तो 6 महीने से यहाँ थे। वो वहाँ से हमारे चैनल पर लगातार पुरानी वीडियोस अपलोड करती थी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो कमल के साथ दौड़कर एयरपोर्ट तक भी आई थी, पर हम पहले ही आपको लेकर निकल आए थे। उसे बहुत पछतावा है जो कुछ भी हुआ उसका। और 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 मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आकाश घड़ी उठाकर कलाई पर बांधने लगा। और अरे नहीं, ये तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे अनुराधा की तारीफें और नहीं सुननी। आकाश अनूप को बुलाने बाहर की तरफ बढ़ा। भूमिका पीछे से चिल्लाई, अपने पिताजी से पूछिएगा क्यों बोले थे भूमिका को आपके इवेंट लॉन्च के कार्यक्रम में हमारी स्पीच जोड़ने को। क्या? आकाश पलटा। अरे इतना ही नहीं, घर तोड़ने को भी बोले थे। राधा से हमारी, हमसे राधा की, आप से अमर की, अमर से आपकी। ये सब पिताजी के ही कहने पर किया धरा है। का? क्या? हाँ।
अब प्रस्थान कीजिए वरना विमान का समय हो जाएगा। भूमिका बोली और जोर से खिलखिलाई। बाबू को दूध पिलाना है, अंदर भेज दीजिएगा। भूमिका जोर से चिल्लाई। आकाश की मुट्ठियां भिजी हुई थी। बाहर निकला तो नीचे रिसेप्शन के सामने बने गार्डन में सोनल और अनूप गुड़िया के साथ खेल रहे थे, एकदम बच्चों की तरह। अनूप तरह तरह के मुंह बनाकर उसे चिढ़ा रहे थे और सोनल उन्हें देख देख कर हंसे जा रही थी। आकाश ने वहां पहुंचकर बेबी को सोनल की गोद में रख दिया। मॉम, इसका फीडिंग का टाइम हो गया है, आप इसे कमरे में ले जाइए, मुझे डैड से कुछ हिसाब पूरा करना है। आकाश दोनों हथेलियां रगड़ता हुआ बोला। हिसाब? अनूप ने चारों तरफ आंखें घुमाई। कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? मैं किसी हिसाब विसाब को नहीं जानता। जानेंगे तो अब आप। आकाश ने बोलते हुए अनूप के गले में हाथ डाल दिया और चलने लगा। सोनल दोनों को देखकर हंसती हुई बेबी के साथ रूम में आ गई। डैड, आपने कभी मुंबई आकर टीवी सीरियल वगैरह में हाथ आजमाने की ट्राई तो नहीं किया? अनूप आकाश को घूरते हुए बोले। हम्म, नहीं। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट बिजनेस की वजह से कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। अरे डैड, तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो आप रिटायर्ड हैं, बिजनेस बेटे संभाल रहे हैं, घर बहुएं संभाल रही हैं। अब जाइए एक दो टीवी सीरियल्स में ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको कोई ना कोई कमोलिका का रोल्स में जरूर कास्ट कर लेगा। थैंक यू, बट एक्चुअली ये क्या बोले? कमोलिका? हाँ और क्या, बहुओं के बीच में लड़ाइयाँ लगवाना, बेटों को एक दूसरे के खिलाफ करना, ये कमोलिका के ही तो लक्षण हैं। जाइए जाइए, आप मुंबई जाइए। नहीं, कमोलिका तो किसी कर्मजली कानूनी सास नक चढ़ी जेठानी का रोल तो जरूर मिल ही जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? अनूप की तो मानो चोरी ही पकड़ी गई हो। क्यों डैड, क्यों? अच्छी खड़ी जिंदगी चल रही थी ना हम सबकी। क्यों लाए उस डार्लिंग्स की बच्ची को हमारी जिंदगी में? देखिए सब क्या से क्या हो गया। क्या जरूरत थी? लड़ाई देखनी थी क्या आपको? सबके घरों में होती है, हमारे घर में नहीं होती, तभी ना। बोलिए। इसका आंसर मैं तुम्हें इंडिया पहुंचकर ही दूंगा। डैड, अगर अगर उस दिन आपने अनुराधा से कहकर इवेंट लॉन्च का शेड्यूल ना चेंज करवाया होता तो कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ने की नौबत नहीं आती। भूमिका ने आकाश की बात खत्म होने से पहले ही अनूप बोल पड़े। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। भूमिका को जो तुम समझते हो वो वह नहीं है। कितनी समझदारी और जिम्मेदारी से बोला उसने, जो कुछ भी बोला। और ब्रांड की चिंदिया हो गई। हाँ, वो जरूर गलत हुआ। ये तो बताओ जरा, इवेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस उल्लू के पट्टे को सौंपा था तुमने? पैदाइशी गधा रहा होगा। इतनी भी अकल नहीं थी उस कुत्ते कमीने में कि आई कार्ड चेक कर लेता एटलीस्ट। नाम बताओ आकाश, सिक्योरिटी का इंतजाम किसका था? उसकी तो मैं। आकाश हद से ज़्यादा छेप चुका था। बस बस डैड बस, इससे ज़्यादा गालियाँ मैं नहीं सुन पाऊंगा। चलिए, आधी आपकी आधी मेरी, दोनों की गलती थी। अब ठीक? अनूप ने भौहें उचकाकर उसे देखा और बोला। अब ठीक है। आकाश ने अपनी नई चमचमाती घड़ी में देखा। डैड, 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है, जल्दी चलिए। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। उलझे हुए बालों में क्लेचर लगाए राधा अलसाई सी किचन में खड़ी थी। साफ पता चल रहा था अभी 20 मिनट पहले ही सुबह हुई होगी मैडम की। अपने लिए गुनगुने पानी में शहद घोल रही थी। सामने टोस्टर में ब्रेड सेट की हुई थी। अंडों को फेंट कर किनारे रखा हुआ था। सैलेड कटा हुआ किनारे रखा था और वो अध खुली आंखों से जमाई लेते हुए कप में चम्मच घुमाए जा रही थी। बाहर होम थिएटर पर कुछ शांत से भजन चल रहे थे। भूमिका होती तो क्या इतनी शांति होती? अब तक खाना नाश्ता सब कुछ एकदम तैयार हो चुका होता और पूरे घर में उसकी हंसने और सबको डांट डांट कर उठाने की आवाज़ें गूंज रही होती। राधा को शहद के लिए पानी तक गर्म नहीं करना पड़ता था। क्या हुआ अगर वो जेठानी है, लेकिन आदतों और व्यवहार में उसकी बड़ी बहन जैसी है। घर का माहौल एकदम शांत था। राधा ने धीरे धीरे चुस्कियां ले लेकर वो गुनगुना पानी खत्म किया। फिर थोड़ी देर फोन पर रील्स देखती रही। फिर कप में कॉफी फेंट कर गर्म दूध मिलाया और लेकर कमरे में चली गई। अमर अभी भी बिस्तर में उलझा औंधे मुंह पड़ा सो रहा था। दोनों ही रात में 11 बजे से पहले ऑफिस से वापस नहीं आ पाते थे।
तो सुबह ऐसी हालत होना लाज़मी था। राधा ने सारे कर्टन्स खोल दिए। सूरज की रोशनी सीधी अमर के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने टी-शर्ट नहीं पहनी थी। राधा ने धीरे से अमर का ब्लैंकेट हटाया। अमर ने कसमसाकर करवट बदल ली। राधा मुस्कुराते हुए उसके पीठ को नाखूनों से कुरेदने लगी। अमर ने फिर आंखें मिचमिचाकर उसका हाथ हटा दिया। राधा ने कॉफी मग किनारे रखा और खुद उसकी पीठ से चिपक कर लेट गई। गुड मॉर्निंग बेबी। राधा ने उसकी पीठ पर एक छोटा सा किस कर लिया। मॉर्निंग, अमर ने अलसाते हुए कहा। ऑफिस नहीं चलना? 25 मिनट रह गए हैं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।